अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों को वेलकम करूंगा लेक्चर में। जल्दी जल्दी आप लोगों ने आना होता है, भी आप लोग बहुत लेट कर देते हैं क्लास ज्वाइन करते हुए। इस वक्त भी थोड़ी सी अमाउंट हमें नहीं, थोड़ी सी अमाउंट मतलब है कि कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं क्लास में, पूरे नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ये जो एंटी टेस्ट का फीवर है ना, ठीक है, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी मांद पड़ता जा रहा है, यानी कि खत्म होता जा रहा है, यानी कि जो है ना धीमा पड़ता जा रहा है। और इस जो क्रेज था ना आप लोगों का तैयारी का, ठीक है, उसको खत्म नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर वे में चलना चाहिए और पूरे के पूरे आबोताब के साथ चलना चाहिए। कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट नहीं होती। और दूसरी बात ये कि कभी भी जो है आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर से उतना नहीं सीखते जितना कि आप लोग लाइव लेक्चर के अंदर टीचर से कन्वर्सेशन करते हुए, उनसे क्वेश्चंस करते हुए, उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हुए जो है आप लोग जितना सीखते हैं, कभी भी आप लोग जो है वो रात को शाम को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है सुन के कुछ भी जो है आप लोग नहीं सीख पाएंगे। एंटी टेस्ट की डेट कंफर्म हुई है, अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज सच नहीं है। इधर उधर से बातें आप लोगों को सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस वक्त तक नहीं है, तो इसलिए हम भी वेट कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स भी जो है वेट करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई? लास्ट टाइम हमने अपने इनऑर्गेनिक पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर कल पता चला कि हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं, और हमाद ने हमें बताया था हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। एक हमाद, दूसरा फायजा ने बताया था कि भाई ऑक्साइड्स भी करने। तो मैंने इसको सर्च किया और सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अनसर्टेन है कि भाई ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये शामिल था लास्ट जो है वो टाइम के सिलेबस का हिस्सा था। तो हम आज डिहाइड्रेशन भी करेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम उसको इस्तेमाल करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। इन दो बातों को हमने पैरेलल तौर पे आज डिस्कस करनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है मैं आज ऑक्साइड्स पढ़ाऊंगा, फिर टाइम बचा तो हम ऑर्गेनिक की तरफ को मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिलेटेड टू क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कल की टेस्ट की भी रॉन्ग थी, बताएं दुआ किस किस सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री की मैंने खुद वेरीफाई की थी यार। ये कैसे हो सकता है कि मैंने वेरीफाई की हो और मिस्टेक निकल आए? तो बताएं भी जल्दी से, अपनी जो भी गुजारिशात हैं, ठीक है, वो यहां रखें और बताएं कि कहां पर आप लोगों को लगा कि की में प्रॉब्लम आ रही है, आंसर की रॉन्ग किस सब्जेक्ट में थी, मुझे आइडेंटिफाई कर दें ताकि फिर मैं पूछूं अपने सिस्टम वालों से भी और बाकी लोगों से पूछूं। बताएं जल्दी से किस किस में प्रॉब्लम थी, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें की जो थी वो खराब थी। केमिस्ट्री की बताएं कौन सा क्वेश्चन था, मैंने इसको रिवाइज करवाया था भाई, देखा था सर केमिस्ट्री में थी, बताओ ना कौन से वाले की थी यार। सब्जेक्ट सारे बताने आपने, बस अपलोड कर दें, की अपलोड मैं कर दूंगा, मुझे बताओ और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहले आप सॉल्यूशन अपलोड करें, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। उसके बाद बताओ इस टेस्ट की रॉन्ग थी, केमिस्ट्री की थी, और बताओ और कोई है। वैसे मैं बताऊं आपको कि मैंने इसको काउंटर चेक किया, काउंटर चेक करके फिर अपलोड करवाया था, तो की में कोई इशू नहीं है। मसला सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर लगता है कि जी वो आपके एंगल के थ्रू ठीक है तो वो ठीक होता है, और उसके बाद आप लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को के लिए अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मैंने इसको काउंटर चेक करके फिर किया था। सर मैंने ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए थे, मुझे मिले होंगे लेकिन मैंने सारे पढ़े नहीं। इसके अलावा बताओ, नहीं सब्जेक्ट बता दो ना भाई किस किस में प्रॉब्लम था, कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम था, ताकि मैं देख सकूं। फिजिक्स की भी थी एक शायद, सर फिजिक्स की भी, और बताओ जल्दी से, जल्दी देख लो ताकि हम उसको आइडेंटिफाई तो कर सकें। मैं नहीं हुई हूं इनमें, क्या था, मैं नहीं बोल रही की रॉन्ग थी भाई, समझ नहीं आ रही क्या हो गया रहा यहाँ पे। बताओ जल्दी से, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि मैं पूछ सकूं कि किस किस प्रॉब्लम, मतलब किस किस सब्जेक्ट में थी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रात को कैंपस पे कनेक्ट नहीं हो सका, मैंने वो नहीं ऑन किया था, मैं नहीं देख सका आपने कोई पोस्ट वगैरह की हो, बताओगे तो पता चलेगा, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बाकी मैं आप लोगों के लिए की भी अपलोड करूंगा। अच्छा, भी पेज भी रिफ्रेश करना है आप लोगों ने, पहले जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। फिजिक्स की भी, अच्छा, और सर आपने काम के मैसेजेस पढ़ते हैं ग्रुप के? हाँ बिल्कुल यार, मैं अपने काम के मैसेज पढ़ता हूँ।
शिकायत दर्ज करवाओ जल्दी। हम ऑलमोस्ट जो है वो 5 मिनट दे चुके हैं इस इशू को, मजीद नहीं देना यार, जल्दी बता दो। और कोई है तो बता दो, नहीं तो फिर हम जो है पढ़ते हैं। अच्छा, टाइम थोड़ा रह गया था सर, इंग्लिश की क्लास दिल्ली लगा दें प्लीज, इज इट पॉसिबल? इफ इट इज पॉसिबल चलो देख लेंगे। ग्रुप कौन सा है, मतलब सर मैसेजेस के भी क्या यहाँ पर रखना है? अच्छा, मैसेजेस जो हैं ठीक है वो भी सीन करें, ठीक है। वर्कशीट अपलोड नहीं की आपने, मैंने आज जैसे वर्कशीट अपलोड की अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की अपनी भी करनी है। 6/18/20 ठीक है, ये क्या था भाई, ये क्वेश्चंस हैं क्या सर? चलें भाई ठीक हो गया, आपने तो गप्पे मार रहे हैं मेरे हाल से, हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। अच्छा, तो मैं देखूंगा इसको, काउंटर चेक करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड यानी सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बिहेव करता है, जरा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, शायद आपको ये बात पता हो, आपने जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म काफी दफा पढ़ी होगी कि डी जहां भी हमारे पास आ जाए ना, किसी भी एक टाइटल में डी का ये जो वर्ड है ये आ जाए, ये शो करता है रिमूवल को, रिमूवल को शो करता है। और हाइड्रेटिंग मतलब कि वो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जिसमें कि हम रिमूवल ऑफ वाटर करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करवाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एनी कंपाउंड, ठीक है। इट्स कॉल्ड द डिहाइड्रेटिंग, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, इट मींस कि डिहाइड्रेशन हम करवाने जा रहे हैं। अब जब भी हमें कोई एक प्रोसेस करना हो, किसी केमिकल रिएक्शन में हमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करवाना हो, तो उसके लिए हम मोर अप्रोप्रिएट जो भी हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड कि जिसका हम इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल की वजह से क्या हो, किसी एक कंपाउंड में केमिकल स्पीशी में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो, इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं किस चीज की भी, ऑक्सालिक एसिड की बात करता हूं, आपकी बुक में भी दी हुई ये वाली बात, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड की बात करता हूं, हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है जी, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है कि इसमें से, इस कंपाउंड में से वाटर का रिमूवल होता है और ये ऑक्सालिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह से ये यानी टूट जाएगा, ठीक है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसके थ्रू हम इसमें डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं और उस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिहाइड्रेशन करते हैं। शायद आप लोगों ने जो है पढ़ा हो अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर आप अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करते हैं और उसके थ्रू भी जो है आप लोग क्या करते हैं, उसके आप लोग जो है अल्कोहल को सिंपल अल्कीन में कन्वर्ट करते हो बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर वो रिएक्शन मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप लोग जरा गौर कर लें तो सिंपल हमारे पास एक ये इथाइल अल्कोहल मौजूद है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल अल्कीन, ठीक है। तो होगा ये कि CH2 एंड इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ये साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, टेस्ट डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी नहीं कर रहे हम, अभी करेंगे हम उसको हमला, लेकिन पहले मैं इसका सोल्यूशन सेंड कर दूं आप लोगों को, उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूं। मेरे पास एक्चुअली जो 22 MCQs थे मैंने खुद वो राइट किए हुए थे, ठीक है, वो तो मेरे पास थे, बाकी 8 MCQs यहाँ आके राइट किए थे तो वो यहीं रह गए। सो पहले वो कंपाइल कर लूं सारे इकट्ठे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि उसकी डिस्कशन करनी चाहिए तो हम करेंगे, तो फिर हम आगे चलेंगे। सर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कीटोन भी बनते हैं, मतलब किस में कामिल, किस में कीटोन बनते हैं मुझे बताइएगा, डिस्कशन करवा दिया करें, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही करिए आयशा, हमने करनी है डिस्कशन, हम फिक्स कर लेते हैं।
आने वाला जो क्या कहते हैं परसों का लेक्चर है, ठीक है, परसों मतलब कि परसों हमारा दिन बनता है सैटरडे, तो सैटरडे वाला जो लेक्चर है उसमें हम कल गुजरा वाला टेस्ट था उसकी डिस्कशन करेंगे। इट्स फाइनल, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम सैटरडे वाले दिन जो गुजरा हुआ टेस्ट है उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहां तक मसला है 3-4 क्वेश्चंस की रॉन्ग थी। मैं बताऊं आपको हमरा कि मैंने उसको 2 दफा इवेंट सिस्टम में डलने के बाद टेस्ट को काउंटर चेक किया था कि उसकी कोई की रॉन्ग ना हो, ठीक है, खुद चेक किया था, 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, उसको ठीक भी करवाया था। सो मुझे श्योरिटी है कि किसी भी की में मुझे नहीं लगता कि जो है होनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन को अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद जो है ना हम उसको डिस्कस करेंगे। ये कीटोन नहीं बनता, सही कह रहे हैं रमीज, ईथर बनता है। आपने शायद जो है वो डिहाइड्रेशन पढ़ी हो अल्कोहल्स की, ठीक है, तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के थ्रू एक तो ये कि अल्कीन बनता है और या फिर ये है कि ईथर बनता है। कीटोन्स तो कहीं हमने नहीं देखा था, वैसे मैं भी हैरान था। सो डिहाइड्रेशन का कुछ पल्ले पड़े आप लोगों के, डिहाइड्रेशन होती क्या है, रिमूवल ऑफ जस्ट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कंपाउंड, ठीक है, टू मेक इट इनटू सिंपलेस्ट वन, ठीक है, इनटू सिंपलेस्ट कंपाउंड, it is called dehydration and the substance that we use for this process is called dehydrating agent। बताएं जल्दी से। ठीक है, हमरा कोई मसला नहीं है, करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्या मसला है। हो सकता है कि वो कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो ठीक हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बताएं जल्दी से, यहां तक ठीक है। तो फिर हम जल्दी से पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ी सिंपल सी बातें यार, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ टेम्परेचर 180, बाय द वे कहां पर, कामिल किधर बता दो किधर है भाई 180, ताकि उधर 180 भी लिख दें हम, ठीक है। अच्छा चलें आगे। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर सकता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। जी बिल्कुल, सॉल्यूशन विद रीजन अपलोड करूंगा, बेफिक्र रहें। अच्छा, सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे ये हमें अंडरस्टैंड करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करने लगे, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, मतलब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen, removal of electron take place, it is called oxidation, ठीक है। reduction क्या होगी, it is the process in which removal of oxygen, addition of hydrogen, addition of electron take place, it is called as reduction। इसको हम simple reduction का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अब oxidizing agent का मतलब सिंपल तौर पे क्या होगा, oxidizing agent कहते किसको हैं, हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये वो टाइप ऑफ केमिकल स्पीशीज होती हैं कि जो अपने अंदर क्या रिडक्शन करवाएंगी और किसी दूसरे सब्सटेंस में, किसी दूसरे कंपाउंड में, किसी दूसरे एलिमेंट में ऑक्सीडेशन का अमल करेंगे। इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सेल्फ रिडक्शन होगी इन तरह के कंपाउंड्स की और दूसरों के अंदर वो ऑक्सीडेशन का अमल यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाएंगे। इस तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करने वाला है, अपने अंदर हम कहते हैं कि भी वो करेगा रिडक्शन और दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का अमल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन आप लोगों के लिए राइट करूं, इट्स वेरी सिंपल, कार्बन रेड करवाएंगे हम विद सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर एसिड जो है वो एज हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। फाइनली हमारे पास क्या चीज डेवलप होगी, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और इसके साथ साथ हमारे पास वाटर की डेवलपमेंट होती है। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन में हम ऑक्सीजन की एडिशन करवा रहे हैं और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था ये टूट फूट का शिकार हो गया है, यानी इसमें रिडक्शन हो रही, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है। सो समहाउ इट इज रिड्यूसिंग, it undergoes the reduction process and carbon will undergo the oxidation process, and due to this sulfuric acid the whole process taking place, that is why we claim that
सल्फ्यूरिक एसिड बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको इस सेक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, मसला तो नहीं है कोई, यहां पर कोई प्रॉब्लम कोई डिस्कशन है तो बता दें ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें। सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर एक ही टर्म है या फिर डिफरेंट मीनिंग है दोनों के। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जहां तक बात है, हम कहते हैं केमिकल स्पीशीज दैट फैसिलिटेट द ऑक्सीडेशन इन अदर सब्सटेंस एंड विल रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन पार वाली बात आप कर रहे हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पार की बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये उसकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना करामद है। यानी कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किसी एक कंपाउंड में आसानी से ऑक्सीडेशन कर देगा, या इट रिक्वायर्स सर्टेन केमिकल रिएक्शन केमिकल कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है, टू अंडरगो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिक तौर पे पावर को शो करता है, यानी उसके हम कहते हैं बिहेवियर को शो करेगा। वन मोर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है भी, एक और एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, इफ वी टेक दिस वन H2S sulfuric acid and it will form sulfur dioxide and simple water। ठीक है, अब देखना है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कैसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। ये तमाम चीजें हमने इसमें देखनी है। ठीक है, इस तमाम के अंदर हम ये चीज जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, ये चीज जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक हो गया, अब देखो जरा, अगर आप जो है इस सेक्शन पे जरा गौर करो, ठीक है, सेक्शन पे जरा गौर करो, तो अब ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हो क्या रहा है। ये जो H2S है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है, इसमें जो मौजूद सल्फर है, इसमें जो मौजूद सल्फर है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। अब वैसे ही आप लोग कहेंगे भाई ये H2SO4 भी तो है, लाजमी तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा हो, बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और खुद सल्फर में कन्वर्ट हो रहा हो। याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। चाहे आप लोग इस तरह से इसको समझा दें कि भाई इस सल्फर में ये ऑक्सीजन डाल रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड था, इसमें सल्फर लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स को ये रीजन रिमूव कर रहा है। दैट इज व्हाई वी से दैट कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग द सल्फर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम दिस सल्फर। ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन हो रही है इसके अंदर, इस इटसेल्फ इसमें रिडक्शन हो रही है। सो इस तरह के रिएक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फिर से एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। समझ आइए आप लोगों को। और H2S को ऑक्सीडाइज बिल्कुल यही कर रहा हूं भाई मैं मैंने यही बात की, बिल्कुल यही बात मैंने कही यहां पे। ठीक है, कि H2S जो है ये दोनों यानी दोनों पहलू के तहत ऑक्सीडेशन के अमल से गुजर रहा है। या तो आप ये कह लें कि भाई सल्फर में आप ऑक्सीजन की एडिशन करवा रहे हैं, वैसे नहीं है क्योंकि यहां से हम सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हैं। सो अल्टीमेटली बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन वी से कि सल्फर के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। एक और एग्जांपल दे लेते हैं हम। ठीक है, चलें भी एक और एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस वन हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, एंड व्हेन वी रिएक्ट इट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारे लिए यहां पर आयोडीन। ठीक है, और इस तरीके से हमारे लिए बनाएगा क्या, अभी सेकेंडली तौर पे हमारे लिए बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये देखना है कि ये रिएक्शन जो है इसमें हो क्या रहा है। सर ऑक्सीडेशन समझ आई, लेकिन रिडक्शन कैसे हो रही है यार, ये क्या हुआ। देखो ना, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन थे, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन रह गए, इट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है, इट इज कॉल्ड रिडक्शन।
यहां पर से आप हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हो, हाइड्रोजन रिमूवल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इट इज टेकिंग प्लेस, इट इज डूइंग सर्टेन टाइप ऑफ कह सकते हैं कि फिनोमिना जिसमें कि आप कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये जो क्या कहते हैं फिनोमिना शो कर रहा है इसमें हम रिडक्शन का नाम देते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? ये रिएक्शन अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? देखो ना, यहां पर भी हम हाइड्रोजन आयोडाइड में से हाइड्रोजन का रिमूवल करवा रहे हैं। चूंकि हाइड्रोजन का रिमूवल करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसमें हम चूंकि यहां से ऑक्सीजन रिमूव करवा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग टू बी रिडक्शन, ठीक है, प्रोसेस, ठीक हो गया, और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। कोई और मसला, कोई और पंगेबाजियां, ठीक है, कोई और गुफ्तगू, कोई और बहस, कोई और तकरार, कोई और आर्ग्यूमेंट, तो बताएं, डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो फिर अगर आप कहते हैं तो हम थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं जल्दी जल्दी। और आप लोगों को पता है कि मैंने ये जो इतनी बातें, मतलब ये जो इतने वर्ड सीखे हैं वो कहां से सीखे हैं? आजकल ना ये आल पाकिस्तान स्पीच कंपटीशन हो रहा है, तो वो जो मुकर्रर है ना, ठीक है भी, वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है ना वो उर्दू के वर्ड्स यूज करते हैं। तो मुझे भी जाहिर सी बात है, मैं उसकी होस्ट करता हूँ उस सारे इवेंट को, मैं उसका हेड ऑर्गेनाइजर भी हूँ, तो इसलिए मुझे फिर वो बातें जो है ना, मतलब जो वर्ड्स वो यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के, वो मेरे जहन में बैठना शुरू हो जाते हैं, मेरे जो है वो जहन में बैठना शुरू होते हैं, फिर मैं वो बाद में यूज करता हूँ। ठीक है भाई, तो अच्छा, अब आई थिंक यहाँ फायदा अगर हो तो मैं उनको भी बता दूं कि उनकी बात जो है हमने मान ली, और हम आज जो है थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज के हवाले से बात भी कर लेते हैं, यानी जो ऑक्साइड्स, नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उर्दू बिल्कुल नहीं आती मुझे, मुझे भी स्पीच सुननी चाहिए, बिल्कुल मानो सुननी चाहिए आपको, अगरचा बोलते हैं मगर अगरचे होते हैं सही। यार वैसे तलफ़ुज़ का प्रॉब्लम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मेरी जो उर्दू होती है वो पठानों वाली उर्दू होती है, मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ। उर्दू अच्छी हो रही है आपकी, हैं कंपटीशन से? हाँ यार थोड़ा बहुत ही हो रही है। अभी देखो मिस्टेक निकाल दी रमीज ने। अच्छा भाई, हम अब ऑक्साइड्स की बात करेंगे, फौरन से चैप्टर 1 पे मूव कर लो। चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक ऑक्साइड्स हम डिस्कस करेंगे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक बनता है वैसे ऑक्साइड्स वाला। मैं यार पठान नहीं हूं, लेकिन मेरी उर्दू पठानों वाली है, बस मसला ही ये है। ठीक है, पठान नहीं हूं मैं कतन, ठीक है, लेकिन पठानों वाली उर्दू है, क्योंकि मैं रहा ही जो है वो 10वीं तक, यानी 10th क्लास तक कोयटा में रहा हूं, मेरी परवरिश वहां पर हुई है और उस तरह के एरिया में रहा हूं। ठीक है, इसलिए मेरे मतलब मेरी लुक में, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी में और मेरे बोलने चालने में वहां की लुक थोड़ी बहुत आपको जरूर नजर आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नजर जरूर आएगी। अच्छा भी, तो आगे चलते हैं। भाई आप मानो, आपने एक दिन आपने खुद कहा था कि आप एलियन है, सो आपकी जो उर्दू है वो एलियन वाली है, आपकी उर्दू हो ही नहीं सकती पठानों या जिस तरह से हम बोलते हैं उनकी तरह से। ठीक है, अच्छा हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। अच्छा, ऑक्साइड्स को डिफाइन कैसे करते हैं? ऑक्साइड्स को डिफाइन ऐसे करते हैं, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी अदर एटम। ठीक है, मानो मतलब माइंड मत कीजिएगा, वैसे मैंने मजाक किया था, ठीक है ना, दिल पे मत लेना, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था, ऑक्साइड्स की हम बात मैंने आपसे ये बात कही कि ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है। हम ये बात जानते हैं कि ऑक्साइड्स हो, हेलाइड्स हो, हाइड्राइड्स हो, दे आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ देयर रिस्पेक्टेड एलिमेंट। जैसे हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड्स को सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे? ऑक्साइड्स को डिफाइन ऐसे करते हैं, यार ऐसे मत करो भाई, मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर मैं हंसूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है सर, मैं मानो प्लीज देखो मेरी बात सुनो, हम मजाक करते हैं, मजाक में तो चलता रहता है ना, इसमें कोई मसला नहीं है। देखो हम तमाम की तमाम क्लास जो है ना, ये मेरे साथ जो यहाँ पर इस वक्त क्लास मौजूद है, हम एक फैमिली की तरह से हैं, और किसी को अगर कोई बात जो है वो क्या कहते हैं हम करते भी हैं तो वो सिर्फ मजाक के तहत ही करते हैं, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग भी तो यार मुझे छेड़ते रहते हो, तंग करते रहते हो, तो मैंने कभी आप लोगों से कहा, मैं तो नाराज नहीं होता आप लोगों से ना, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है, हमारी चलती रहती बात। ठीक हो गया। अच्छा भाई, सो ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ऑक्साइड्स होते क्या हैं? ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन।
बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। पहले हमने नहीं पढ़ा था रमीज, मेरे मुताबिक था कि ये नहीं होगा, लेकिन फिर ये था कि फायजा ने हमें झंझोड़ा अच्छे तरीके से कि सर ये भी करना है, तो मैंने कहा चलिए कर लेते हैं। आपसे नाराज हूं सर, मैंने आपसे पहले भी प्रॉब्लम शेयर किए थे, आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए मेरे। मैं और टीचर से कहा तो टीचर ने कहा फरहान से डिस्कस कर लें। यार प्रॉब्लम्स कौन से थे जो मुझे याद ही नहीं रहे अभी तक, ठीक है। चलो सना मुझे बताना बाद में आप, ठीक है, फिर बताएंगे, देखेंगे क्या करना है उसका, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं भाई बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। अब इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आएंगे, जिसकी साइज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोगों का आज का टेस्ट भी जो है क्लास का वो इस ऑक्साइड्स के हवाले से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो पिछले टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। सो आपने इसमें अंडरस्टैंड क्या करना है, आपने इसमें ना इसका जो बिहेवियर है ना अलोंग द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स में जो बिहेवियर चेंज होता है ऑक्साइड्स का, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में फर्क आता है, वो देखनी है, ठीक है, वो देखनी है। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं, याद रखिएगा, जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म किस टाइप के ऑक्साइड्स, बेसिक, ठीक है। हाँ, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म, यार ये देखो ना, अब अफीरा कह रही है कि सर एक पठान ने मुझे चुड़ैल कहा था। अब मैंने इससे मतलब बात की ना, तो अफीरा और बाकी फिर सारे के सारे हंसना और फिर सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। सो क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो खराब नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ते हैं। अफीरा इस बात का कभी मैं आंसर आपको दूंगा, कभी दूंगा आपको आंसर, ठीक है। फिल वक्त तो हम जो है फोकस करते हैं इस लेक्चर पे कि ताकि यार ये क्लास हो सके। मुझे लगा था कि आज क्लास नहीं है क्योंकि बहुत बारिश है। देखो मैं लाहौर की बारिश हो और फिर भी मैं ना हम आंधी हो या तूफान हम तो आएंगे। सो हम आ चुके हैं ना, वो तैर दूर के भी आ जाएंगे। आपको पता है कि कल जो है मैं आ रहा था तो कल भी बारिश थी और आज आ था तब भी, आज भी थोड़ी बहुत बारिश थी। इवन के यार घर में लाइट भी नहीं आ रही थी, ये भी बड़ा औखा सिस्टम है। और अभी वो यूपीएस वगैरह सब कुछ क्लोज था, लेकिन फिर भी कोशिश की कि मैं आ जाऊं, तो मैं लेट आया हूं लेकिन आ गया। अच्छा, सो मैं आप लोगों से जो है ऑक्साइड्स की बात कर रहा था, ये याद रखिएगा। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मोस्टली बेसिक इन नेचर, ठीक है। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक हो गया। बेसिक नेचर के होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आप जानते हैं ना, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे और बॉटम साइड पे सारे हैं मेटल्स, ठीक है। हम जैसे जैसे राइट की तरफ जाते हैं और राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारा मेटेलिक करेक्टर है एलिमेंट्स का वो रिड्यूस होता है, कम होता है, ड्यू टू हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हम जानते हैं कि मेटल्स जो है उनकी मेटेलिक नेचर वो रिड्यूस होती है, कम होती है अलोंग द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेटेलिक करेक्टर कम होगा वैसे वैसे जो ऑक्साइड्स होंगे उनका बेसिक करेक्टर कम होता जाएगा और एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। बेसिक करेक्टर कम होगा और एसिडिक करेक्टर क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, ये मेरे पास है एस ब्लॉक, ये मेरे पास है डी ब्लॉक, ये मेरे पास है पी ब्लॉक, यहां पे वो भी होते हैं ना, ठीक है। सो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं इस तरफ को मूव करूंगा, लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, द बेसिक करेक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, बेसिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके बिल्कुल वाइस वर्सा। अब इधर को हम आते हैं तो बेसिक करेक्टर विल इंक्रीज, और जब बेसिक करेक्टर वहां डिक्रीज करे इट मींस इसका ऑपोजिट क्या होगा, द एसिडिक करेक्टर विल इंक्रीज। बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ को जाते हुए एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। इस तरीके से अब ये याद रखिएगा कि ग्रेटर द साइज मोर विल बी द मेटेलिक करेक्टर एंड मोर विल बी द बेसिक नेचर, बेसिक करेक्टर, ठीक हो गया। ऊपर जाते हुए हम जानते हैं एटॉमिक साइज छोटा होता है,
ठीक है, सो हम यहां पे फिर लिखेंगे, यहां भी वही बात है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। आज पीरियोडिक टेबल में जगह खाली है आज खाली मतलब अभी कंफर्म नहीं है एमडी कैट के हवाले से कब होगा और कैसे होगा और क्यों होगा। सर ये पॉइंट लिख दें, लिख दिया कामिल मैंने। ये देखो बातें करने लगी हो ना, मैं इस वजह से आपसे बातें नहीं करता हूँ क्लास में, क्योंकि आप लोग फिर अपने क्लास का एनवायरनमेंट खराब कर लेते हो। सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आप लोग इस तरह से करें। देखिए जब हम बातें कर रहे होते हैं तब हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने लग जाएं तो पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, आपस में गप्पे मारने पर नहीं होना चाहिए। इट इज द साइज मोर विल बी द मेटालिक कैरेक्टर एंड मोर विल बी क्या, बेसिक नेचर, ठीक है, एंड स्मॉलर द साइज लेस विल बी मेटालिक कैरेक्टर एंड लेस विल बी बेसिक कैरेक्टर। सर पी ब्लॉक के साथ वाला कॉलम कौन सा है यार, ये वो मैंने जो बनाया ना, ये मैंने बनाया है नोबल गैसेस का बनाया, और कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट वो रफली बनाया, ठीक हो गया। सो बेसिक कैरेक्टर ऊपर की तरफ भी डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए भी डिक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, और इस तरीके से राइट टू लेफ्ट आते हुए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। एसिडिक की बात करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर आते हुए इंक्रीज करेगा, नीचे आते हुए डिक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट आते हुए इंक्रीज करेगा, राइट टू लेफ्ट जाते हुए डिक्रीज करेगा। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज पे डिपेंड कर रहा होता है जो भी मेटालिक कैरेक्टर हम जो है कहते हैं, जो भी हमारे पास आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिकली तौर पे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के, यानी कि जो हमारे पास दरमियान होते हैं, दरमियान में पाए जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन के केसेस होते हैं, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी बहुत ज्यादा ना हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे विल बिहेव एज एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक एलिमेंट यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, इस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक हो गया। अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एज अ एम्फोटेरिक बिहेव करेंगे, इसमें बेरिलियम है, जिंक है, गैलियम है, जर्मीनियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, टिन है, इंडियम है, ठीक है, लेड है, बिस्मिथ है, एंटीमनी है, ठीक है, और आर्सेनिक है। ये तमाम के तमाम क्या करेंगे, एम्फोटेरिक जो है बनाएंगे, ठीक है। मैं फिर दोहराता हूं आप लोगों के लिए, आपकी बुक में वो टेबल मेंशन भी किया हुआ है, नोबल गैसेस पी ब्लॉक भी तो पी ब्लॉक में ही होती हैं, वो बिल्कुल यार मैंने इसको जस्ट वैसे शो करवा दिया, वैसे होती इसी के अंदर ही है, ठीक हो गया। हाँ, बेरिलियम हमारे पास आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, जिंक आएगा, गैलियम आएगा, जर्मेनियम आएगा, ठीक है, एंडियम आएगा, टिन आएगा, ठीक है, लेड आएगा, टिन आएगा, ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, बिस्मिथ आएगा, ठीक है जी। बताएं जल्दी से, ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया हुआ है या एलिमेंट में लिख दूं आप लोगों के लिए? बेरिलियम, जिंक, एंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टिन, अच्छा भाई, और कौन से हैं, आर्सेनिक, और कौन से हैं भाई, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, टिन, ठीक है जी, आर्सेनिक, बिस्मथ, और कौन सा रह गया हमारे पास इसमें, आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे हो चुके हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो क्या करेंगे भाई, जो मोस्टली तौर पे एम्फोटेरिक नेचर के कंपाउंड्स बनाएंगे। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। हाँ जी, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, बस ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो क्लियर कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं। सर ये एम्फोटेरिक हैं, ये सारे एलिमेंट्स एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है इनकी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर?
ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को, जो पॉइंट मैं आप लोगों को राइट करना चाहूंगा, अगर मैं आप लोग जा देते हैं तो मैं इसको रेस कर लूं, यहां वाले पॉइंट को रेस करता हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। द बेसिक कैरेक्टर decreases and acid character increases। ठीक है जी। द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। by increasing the oxidation state of metal ion। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा इसकी। एनालिटिकल इंडस्ट्री वगैरह नहीं करवाएंगे और ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले नहीं, बिल्कुल वहीं जाएंगे, डायरेक्टली ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और फिर वहीं से आगे मूव करेंगे, जो टॉपिक्स हमारे पास आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब देखो जरा, हमारे पास ये कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि MnO है, हमारे पास MnO के अलावा है Mn2O3, हमारे पास MnO2 है, हमारे पास Mn2O7 है। अब इस पे जरा गौर करना है, इनमें से कौन सा मोर बेसिक है, कौन सा मोर एसिडिक है, इस हवाले से हमने बात करनी है। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी बात करता हूं तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का बताना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पर हम जो है कैरेक्टराइज करेंगे, इसी बेस पर हम जो है देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा। इसकी बात करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ये है, +2 ये हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 × 3, ये -6 डेवलप कर रहा है, मींस इस पे क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। इस पे क्या होगा भाई, -2 × 2 है, इट मींस ये +4 होगा। इस पे क्या होना चाहिए भाई, -2 × 7 है, इट मींस -14 ये डेवलप कर रहा है। यहां पे क्या होना चाहिए था, +7 होगा। समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी, +7 मोर एसिडिक। देखो ना, यही मैंने मेंशन किया हुआ है कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो अगर मैं इसको यानी इन कंपाउंड्स को ऑर्डर के तहत मेंशन करूं, यानी ऑर्डर में राइट करूं, तो क्या लिखूंगा मैं, किस ऑर्डर के तहत राइट करूंगा मैं इनको? मैं कहूंगा कि Mn2O7 is greater then Mn2O is greater then Mn2O3 is greater then MnO, ये हमारे पास आएगा। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। So it is the most acidic, then it is less than, it is more less than, and it is least acidic character carrying compound। ठीक हो गया। और इसको अगर आप बेसिक नेचर में लिखना चाहें तो आप इसको फिर रिवर्स बैक कर सकते हैं। It is the least basic, it is more than that one, and it is more than both these, and it is more than all of these। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस करें, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहां तक?
बिल्कुल सर, हेलोजेंस में डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखो अगर हम बात करते हैं ना अभी किस चीज़ की, हेलोजेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं क्लैरिफाई करता चलूँ। जहाँ तक हमारे पास हेलोजेंस की बात है, ठीक है, हेलोजेंस की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये एक तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, दे ऑलवेज फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक हो गया, तो मैं लिख देता हूं अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर। यार डिक्रीजिंग ऑर्डर इसको बिल्कुल रिवर्स करना है और कुछ भी नहीं है इसमें ना, ठीक है। कामिल इसको जो है मेरे ख्याल से आप इसको रिवर्स में लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां तक बात है ना हेलोजेंस की, दे ऑल आर क्या कहेंगे हम इनको, नॉन मेटल्स, ठीक है जी, नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स नहीं है इनमें से, कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है, मेटलॉइड में भी कोई शामिल नहीं होता, ठीक है। बस वो ये है कि जो हमारे पास एक बेसिक थीम है जिसपे हम कहते हैं कि भी जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द साइज, ठीक है। तो चूंकि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज करता है, हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। सो इस बेस पर हम कहते हैं कि फिर क्या होगा कि भाई इसको अगर हम बेस बनाएं, इस पॉइंट को अगर हम मद्देनजर रखें, तो डाउन द ग्रुप जो है वो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा एंड बेसिक कैरेक्टर विल ऑलवेज इंक्रीज। समहाउ वो सारे एसिडिक होते हैं, लेकिन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं सर, ये बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग है ना। अभी ये वाला जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया हुआ है, इट इज अकॉर्डिंग कैरेक्टर, इट इज द मोस्ट एसिडिक नेचर, देन इट इज लेस देन, एंड इट इज लेस देन, एंड इट इज द लीस्ट एसिडिक इन नेचर। ये ऑर्डर मैंने एसिडिक का लिखा हुआ है, इसको अगर आप रिवर्स बैक करते हैं तो वो बेसिक हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। कोई और मसला? ऑक्साइड्स की लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, यही बताया था मैंने आप लोगों को कि जब भी हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की, तो उसमें जैसे जैसे मेटल जो है यानी जो मेटेलिक आयन है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हम ये बात कहते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, वो क्या करती है, डिक्रीज, और एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। एसिडिक कैरेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड द बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीजेस। ये बात हमने की थी। कोई और मसला? एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक है। सो आप लोग ये करें कि आप लोग एक दफा अपना पेज रिफ्रेश करें। आप तमाम लोग जल्दी से पेज रिफ्रेश करके डन लिखें, फिर मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फिर टेस्ट जो है आप लोगों को शो नहीं होगा, आधों को शो होगा, आधों को नहीं होगा। सो इसलिए तमाम के तमाम जो है ना स्टूडेंट्स वो फौरन से अपना पेज रिफ्रेश करके मुझे बताएं कि भी उन्होंने कर लिया है। तो फिर उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, अपना टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई मसला फर्दर हुआ उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम जो है आगे मूव करेंगे, यानी कि कुछ नई चीज डिस्कस करेंगे। कर लिया आप लोगों ने पेज रिफ्रेश? ये सब ऑक्साइड्स नहीं बनाते, देखो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस ऑक्साइड्स की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक हो गया? हो गया? सो हम जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर लें। लें भाई, आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करें। जब आप लोग टेस्ट वापस आएंगे तो फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे।
भाई अस्मा, टेस्ट मिलना था तब के जब आप जो है पेज रिफ्रेश करते ना। जल्दी से टेस्ट कंप्लीट करें और उसके बाद हम वापस आते हैं। और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मुझे खुशखबरी मिली कि मेरा जो लम्स में पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस था, उसका एक्सपीरियंस लेटर मुझे रिसीव हो चुका है। तो वो मैं देख रहा था यहाँ पर, आप लोग जब टेस्ट कर रहे थे मैं वो देख रहा था। मेरे यूनिवर्सिटी से मुझे ईमेल आई और मैंने देखा। थैंक यू। थैंक यू एमन। अभी टेस्ट कर लिया एमन आपने? थैंक यू सर। एमसीक्यू नंबर 3 कह रहे हैं भी बहुत बहुत शुक्रिया, टेस्ट नहीं मिला है। देखा ना, बड़ी बुरी बात है शरीका, आप लोगों ने पेज रिफ्रेश नहीं किया ना, इसलिए मिला नहीं आप लोगों को। लास्ट 1, 3 और 4 कर लेते हैं इकट्ठा डिस्कस। भाई कहां जा रहे हो आप लोग? अभी तो टाइम पड़ा होगा, अभी तो पढ़ना है हमने। थर्ड वन डिस्कस करते हैं। विच ऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? देखो इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को ये बात बावर करवाई थी ना, समझाई थी। लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। कैल्शियम जो है वो इस लिस्ट में नहीं आता तो वो डिफरेंट है, इट्स बेसिक ऑक्साइड, तो इसलिए वो डिफरेंट था। फोर्थ वन, द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से देखना था कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक हो सकता है। अब इसमें P2O3 था, SB2O3 था, B2O3 था और AS2O3 था। आपको मैं बताऊं, एसिडिक की बात कर रहे हैं इसमें, इस लिस्ट में अगर आप देखें तो SB और ये जो AS वाले हैं, दीज बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये तो है ही नहीं एम्फोटेरिक। और रही बात बोरॉन की, अगर आप लोग जरा थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, अगर आप लोगों को जो है थोड़ा सा इल्म हो तो बोरॉन और फास्फोरस, ये दो हमारे पास हैं जो कि एसिडिक जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी वो जो हमारे पास एंटीमनी और जो ये हमारे पास आर्सेनिक है, ये तो निकल के दौर से, ठीक है भाई, क्योंकि ये जो है ये तो है ही एम्फोटेरिक। अब बोरॉन का ऑक्साइड रह चुका है और फास्फोरस का रह चुका है। अब अगर आप जरा गौर करें तो जो बोरॉन है, इट्स द फर्स्ट मेंबर, ठीक है जी, ऑफ द रिस्पेक्टेड, यानी जो भी इसका ग्रुप है उसका। और जहां तक फास्फोरस की बात है, इट्स द सेकंड वन, यानी बोरॉन जो है ये ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करता है? 3 से। और ये जो आपका फास्फोरस है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5 और उसकी सेकंड पोजीशन पर है।
तो मैंने आपसे कहा था कि अप टू व्हेन यू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप टुवर्ड्स द ग्रुप, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। दैट इज व्हाई वी क्लेम दैट फास्फोरस ऑक्साइड यानी P2O3 इज मोर एसिडिक देन द अदर वन। समझ आ गई आप लोगों को? समझ आ गई है? भी क्लियर हुआ आप लोगों को? P2O3 होना चाहिए था। भाई समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? सर मैं कितनी मासूम हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि टेस्ट शुरू हो गया। ओ तेरी भाई बड़ी बुरी बात है भाई, ये तो पता चलना चाहिए था। आज क्या पढ़ा रहे हैं, सारा पढ़ा दिया अब तो नुसीहा भी बहुत लेट हो गई है, बहुत बुरी बात है। लेट का भी एम्फोटेरिक है, अभी लेट भी एम्फोटेरिक है, बिल्कुल हमने देखा तो था, लिस्ट भी हमने मेंशन तो की थी, वो सारे के जो हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं सारे देखे थे ना हमने, ठीक है। 2 की बात कर रहे हैं भी, यहां तक कोई इशू तो नहीं आप लोगों को? नहीं समझ आई सर 4 की? तो भी देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, उसमें क्या मसला है। देखो 4 के अंदर हम कह रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। 2 हमारे पास ऑक्साइड्स जो थे वो तो इस रैंक में आते नहीं, इस कंपटीशन में नहीं आते। क्यों नहीं आते? एक जो हमारे पास SB यानी कि जो हमारे पास एंटी बनी है ना, ठीक है, ये वाला ऑक्साइड तो है ही एम्फोटेरिक, फिर आर्सेनिक भी एम्फोटेरिक है, ये तो निकल गए। पीछे रह गए सिर्फ बोरॉन का ऑक्साइड रह गया और फास्फोरस का रह गया। अब हमने ये बात पढ़ी हुई, मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, जैसे ही हम जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप की बात करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि स्मॉलर द साइज मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर आप देखें बोरॉन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 3 से, फास्फोरस बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 से, बोरॉन बिलोंग करता है फर्स्ट यानी फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, ठीक है, और फास्फोरस सेकेंड एलिमेंट है अपने ग्रुप का। इट मींस फास्फोरस के अंदर एक शेल इजाफी होगा, एक ऑर्बिटल इजाफी होगा बोरॉन में, एक ऑर्बिटल का। इट मींस कि बोरॉन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू फास्फोरस। दैट इज व्हाई वी क्लेमिंग दैट कि ये जो बोरॉन का ऑक्साइड है इट विल बी सॉरी यहां पे हम मिस्टेक कर रखी है, मैं इसको जो है रिपीट बार बार कर रहा हूं, ठीक है। फास्फोरस और बोरॉन की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। मैंने अभी बताया भी आप लोगों को कि जो बोरॉन है इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 और जो फास्फोरस है ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 को। फास्फोरस यहां पर आता है कहीं पे, ठीक है। मैंने आपसे बात कही, जैसे भी यहां पर ऑर्डर भी मेंशन करवाया था, मैंने आप लोगों को जो है यहां पर कुछ लिख के भी दिया था। तो मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि अगर आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल की बात करते हो, सो पीरियोडिक टेबल के अलोंग when we go from left to right in the periodic table, ठीक है, the basic character always decreases, basic character decrease करता है। तो अगर एक ग्रुप में यानी ग्रुप 3rd से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, एक 5 से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, तो हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो चूंकि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी क्लेम के फास्फोरस जो है वो उसका ऑक्साइड मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू द बोरॉन। सिंपल है। एमडीकेट की डेट अभी तक कुछ कंप्लीट फाइनल नहीं हुई, जिसकी वजह से हम करते हैं भाई, बताया नहीं अभी तक हमने आप लोगों को। कोई और मसला? भाई आपस में गप्पे मारने से बेहतर है कि मुझसे कुछ पूछ लो, अगर कुछ पूछना हो तो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लो आज के लेक्चर के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से, नहीं तो फिर हम डन करते हैं। फिर कल हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। हमने डन किया हुआ है सैटरडे जो है, सैटरडे वाले दिन हमने कल का जो टेस्ट गुजरा है उसकी हमने डिस्कशन करनी है। आज रात तक मैं लाजमी जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, क्या आप लोगों के लिए टेस्ट की जो सॉल्व आंसर की वो अपलोड कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, एमसीक्यू नंबर 2 भी डिस्कस कर लें। किधर गया? स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यार ये देखो ना, बोथ ए एंड बी मैंने मेंशन किया हुआ है, वैसे ये मिस्टेक है, इट्स ए एंड सी, इट्स ए एंड सी, ये बी नहीं वाला, ये बी वाला नहीं है, बिल्कुल सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इट्स ए एंड सी। एल्यूमिनियम का भी और बेरिलियम का भी, मैग्नीशियम का जो होता है वो तो होता है बेसिक कैरेक्टर का, एम्फोटेरिक नहीं होता। एम्फोटेरिक बेरिलियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये मैं देखता हूँ इसको, भाई मिस्टेक हुई है यहाँ पे, देख लो ना, ये मिस्टेक है। फर्स्ट भी देख लें, फिर इस तरीके से कोई मिस्टेक ना हो उसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लीस्ट बेसिक, तो लीस्ट बेसिक कौन सा होगा? मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम दिया हुआ है, फिर सोडियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वैसे ही एम्फोटेरिक होता है तो यही लीस्ट हो सकता है, फिर हम यही कह देते हैं। हाँ अभी बताओ कि मसला 2 में प्रॉब्लम था, मैंने आपको बता दिया, उसमें ए एन सी होना चाहिए था। कि और इशू जी बताएं सना।
जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी बताना है आपने कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि फिर हम आगे चलें और अल्लाह हाफिज कहें आप लोगों को और फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करें। अभी 2 बजे हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारा इवेंट होता है हर दिन ऑलमोस्ट, क्योंकि ग्रुप डी मैं कहता था ना आप लोगों को, ऑल पाकिस्तान स्पीच कंपटीशन है, तो उसमें आज ग्रुप डी का फाइनल क्वालिफाइंग राउंड का फाइनल मुकाबला है। फिर सैटरडे वाले दिन जो है हम करेंगे सेमीफाइनल, ठीक है, 2 सेमीफाइनल हैं, और उसके बाद फिर मंडे वाले दिन हमारा फाइनल होगा। ठीक है जी, तो आपसे कल मुलाकात होती है, सना तो जो है पूछ नहीं रही कि आप पूछना था उन्होंने क्या कहना था, तो हम निकलते हैं, कल आपसे मुलाकात होती है। सना बता दीजिएगा कि क्या इशू चल रहा है ताकि फिर हम उसको डील कर लें। कल तक के लिए खुदाफिज। अच्छा, कल जो हमने ऑर्गेनिक पोर्शन करना है वो सारा वाइट बोर्ड पे ही करना है। सर ये जो ऑक्साइड्स का ऑर्डर समझा दें मुझे प्लीज़। हाँ यार जुनैरा बहुत लेट होगी, लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। सर कल वाली एफएलपी में भी जस्ट 40 क्वेश्चन सही थे, 41 से क्वेश्चन गायब जस्ट आंसर थे, मैं कैसे सॉल्व करती सर, ये इशू डेली है। अच्छा देखो मैं बताऊं कुछ ना कि इस तरह के जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है 0300 उस पर कॉल करें भाई, उससे बताएं कि भाई ये टेक्निकल इशू मैं फेस कर रही हूँ, उसको ठीक कर दें। वो आपकी आईडी मांगेंगे और आप वो ठीक कर देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।